हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं क्लास 12th की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक का कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, डाउट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 ax प्लस बी इज डिक्रीजिंग ऑन आर। मतलब कह रहा है कि शो करिए, पता लगाइए ए की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, देखिए आपके पास में फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन एक्स। सो हमने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 3 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 ax प्लस बी, माइनस कॉस एक्स और माइनस 2 ax प्लस बी, माइनस 2 ax प्लस बी। ये आपके पास में फंक्शन दिया गया हुआ है। ओके, आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है। डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 22, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो डोमेन दी गई है ना, इस डोमेन में फंक्शन डिक्रीजिंग दिया हुआ है। तो मतलब x जो है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। तो देखिए एफ डैश एक्स कितना होगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, रूट 3 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2a, और प्लस b का 0 हो जाएगा बिकॉज 0 इज अ कांस्टेंट। क्लियर हुआ, b 0 हो जाएगा बिकॉज b कांस्टेंट है। क्लियर बच्चों, ये सो अब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू मैं लिखूंगा अंडर रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस का 2a। ओके, अब क्वेश्चन का कहना है कि ये जो है ये लेस देन 0 है। ठीक है ना, ये आपके पास में क्वेश्चन का कहना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है। तो बताइए कि यदि ये लेस देन 0 आ रही है तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। मतलब आपको ए की चॉइस पूछी गई है कि ए कहाँ से कहाँ जाएगा। क्लियर, तो क्या कहना क्वेश्चन का, गिवन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो यू नो कि अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग होता है सो एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। सो रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2a इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये 2a इधर चला जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 2a। डन, इसको पलट करके लिखिए, 2a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको इसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए इसको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास आया क्या, आपके पास आया 2a की वैल्यू जो होगी बड़ी होगी या बराबर होगी अंडर रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की, है ना। तो बेटा यहाँ से मैं लिखूंगा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 3/2 कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स। क्लियर है। अब देखिए जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं a को साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ, साइन π/3 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 यानी कॉस π/3 इंटू साइन एक्स। क्लियर, सो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा ये क्या बन जाएगा, देखिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस b का, मतलब a इज ग्रेटर देन साइन π/3 प्लस एक्स। ठीक है ना, तो ये देखिए a की वैल्यू जो है साइन π/3 प्लस एक्स से बड़ी होनी चाहिए, ये आ चुका है यहाँ तक। क्लियर कि नॉट क्लियर,
अब देखिए a की वैल्यू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स से बड़ी होनी चाहिए। अब जो है आपके पास में, सिंस कोई भी साइन फंक्शन होता है, साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स जो होगा वो -1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि a की वैल्यू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स से बड़ी बताई जा रही है, ठीक है ना। a की वैल्यू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स से बड़ी होनी चाहिए, और हमारे पास में जो साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स आता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में आता है। यस और नो? मतलब ये कहा जा रहा है कि साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स जो होता है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है, और a की वैल्यू इससे भी बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो इनके अंदर वैल्यूज आ रही हैं साइन की, इससे भी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ऑब्वियसली a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? a की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी, क्योंकि क्वेश्चन का कहना है कि साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स से बड़ी। तो साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो रही है, इसका मतलब आप चाहते हैं 1 से भी बड़ी। मतलब आई मीन टू से कि a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो a का डोमेन क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। ओके, तो करेक्ट आंसर आएगा क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ज्यादा अच्छा आंसर ये है, और कुछ लोग गलती कर बैठे तो उनके लिए ओपन 1 टू इंफिनिटी भी चल सकता है, बट क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी भी सही है, क्योंकि इंक्लूड कर रही वैल्यू है ना। और यहाँ पे भी इंक्लूडिंग जीरो के लिए बोला है, स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी चलेगा। बताइए समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सॉल्व फॉर एक्स। जब भी सॉल्व का मतलब हो बेटा, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स एक्स। तो 24 में आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 2 tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4√3। तो बेटा ये देखिए, अब आपके पास में ये दो एक्सप्रेशन है। ओके, साइन 2 tan इनवर्स एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये खुद किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है, बेटा ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो भैया जब ये 2 tan इनवर्स एक्स होता है तो इधर पे लिख सकते हैं आप, इसको इम्प्लाइज करिए, क्योंकि प्रूफ नहीं कर रहे हैं आप, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड चाहिए है, तो इसलिए आपको LHS RHS दोनों लेके चलना पड़ेगा। ये प्रूफ दैट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 tan इनवर्स एक्स एंड अगेन 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 4√3। अब 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स कितना आ गया, 4 tan इनवर्स एक्स। 4 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 4√3। क्लियर? 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 10 कैंसिल कर दिया गलती से। ओके, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू √3। सो x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल्स टू √3 आ चुका है, 4√3। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा। सो tan इनवर्स x इक्वल टू √3। सो x इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा, सो आंसर कितना आएगा, 10 ऑफ √3। ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? याद रखिएगा ये 10 इनवर्स √3 नहीं है, ये 10 √3 है। तो इसकी वैल्यू गलती से 60 डिग्री मत लिख दीजिएगा। अगर 10 इनवर्स √3 होता तो 60 डिग्री होती। तो बहुत बच्चे कॉन्फिडेंस में या गलती में इसकी आंसर 60 डिग्री लिख के आ गए होंगे, बेवजह का 1 मार्क्स कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर देखिए 10 इनवर्स √3, ये हो गया क्लियर। बट एक चीज हमको और देखनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पे देखना भूल गए हैं, कि बेटा जो 10 की प्रिंसिपल डोमेन होती है वो कितनी होती है 10 इनवर्स एक्स की, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया अब तो ये। बट बेटा जो tan इनवर्स एक्स होता है वो प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है, -π/2 से लेकर के +π/2। यस और नो?
अब माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, आपको पता है बेटा पाई बाय 2 कितना होता है? 1.58, 1.58, क्योंकि पाई का मतलब होता है 3.14, और 3.14 का आधा है ना, कितना होता है? 1.5 सिक्स सिक्स नहीं 1.57, यस, ठीक है ना। तो 1.57 मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेडियन में टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी बिलोंग्स करेगी -1.57 से लेकर के +1.57 के बीच में। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यहाँ पे √3 आया है आपके पास में, यहाँ पे क्या है आपके पास में? √3, और आप जानते हैं कि √3 जो होता है, बट √3 इक्वल टू होता है 1.732, 1.732। ये सुनो, ये √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच छोटी है, और ये भैया इसके आगे आ रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। सो टेन इनवर्स एक्स जो है √3 की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है। सो लिखना पड़ेगा बट √3 इज नॉट बिलोंग्स टू फ्रॉम -π/2 से लेकर के +π/2, मतलब ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। हेंस tan इनवर्स √3 have no solution, sorry, yes, हाँ, tan inverse x equal to √3, not tan inverse √3, tan inverse x equals to √3 have no solution। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू कभी भी √3 नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में होती है। क्लियर? सो tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स √3 हैव नो सोल्यूशन, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x इक्वल tan इनवर्स x इक्वल टू √3 हैव नो सोल्यूशन, और x इक्वल्स टू tan √3 हैव नो सोल्यूशन। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? हाँ, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत बच्चे इसमें गलती करके आए होंगे, चौंका दिया इस क्वेश्चन ने, नोट कर ले। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शुरुआत तो यहाँ तक था, मन मेन पंच इस क्वेश्चन में ये आ रहा है यहाँ से, क्योंकि tan इनवर्स x की वैल्यू √3 आ रही है, जो कि इसके प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं होती है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से लेके +π/2 तक की होती है। यस, तो ये स्टार पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 28। अ स्फेरिकल मेडिसिन बॉल when dropped in a water dissolve in such a way that the rate of decrease of volume at any instant is proportional to its surface area। तो बेटा इसमें सबसे पहली चीज क्या दी गई है? देखिए, ओके, तो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें ये कहा जा रहा है कि स्फेरिकल मेडिसिन बॉल जो है, जिसको कि हम ड्रॉप करते हैं पानी में, तो इस तरीके से डिसॉल्व होती है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम का डिक्रीज होना, इसको मैं लिख सकता हूँ गिवन dv/dt, क्योंकि वॉल्यूम का डिक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और तो कोई रिस्पेक्ट दिया नहीं है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। यस, तो देखिए जो डिक्रीज के वॉल्यूम का रेट है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो कौन सा साइन आएगा? माइनस। सो बेटा dv/dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ks आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या जाएगा? ks आ जाएगा। सो dv/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ks, ये आ गया। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया पहला रिलेशन, एट एन इंस्टेंट कैलकुलेट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स रेडियस। अब कह रहा है अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस निकालना है, मतलब आपको dr/dt निकालना है। देखिए जो आपके पास जो बॉल है वो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल बॉल की अगर आप रेडियस स्मॉल r मान लें, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, रेडियस भी बढ़ घट रही है, तो रैंडम अगर आप इसकी रेडियस r मान लें, सो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr3। क्लियर? और सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? सरफेस एरिया होता है 4πr²। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। ओके, एट एनी इंस्टेंट लिख दीजिए यहाँ पे, एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी वक्त पे v इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 4/3
पाई आर क्यूब एंड s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे dv बाई dt यानी कि d बाई dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के एस, मतलब माइनस का k और s का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए और आएगा 4/3, 4 से 4 भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस का k और 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 3 के हो जाएगा। ये आप चाहें तो न ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको सिस्टमेटिक कर लें। 1/3 बाहर कर लीजिए और d बाई डी के अंदर क्या पे आएगा, आर क्यूब आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे टाइम का डेरिवेटिव है बट अंदर रेडियस वेरिएबल है, तो वही बेल बजाने वाला कंसेप्ट, टिंग टोंग। यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी आर आ जाएगा, आर का क्यूब एंड यहाँ पे डी आर बाई डी टी। क्लियर? इज इक्वल्स टू माइनस के आर का स्क्वायर। तो 1/3 आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 आर का स्क्वायर एंड डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, सो डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल सही आ चुका है। ओके, मतलब रेडियस किस रेट से डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगी। क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, तो के इज अ कांस्टेंट, हमने के को कांस्टेंट माना था, तो रेडियस विल बी डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। ओके, सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस इज विद अ कांस्टेंट रेट। क्लियर बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आएगा। डन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा कि 4 फ्रेंड्स अभय, बीना, छाया एंड देवेश वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई 4ab प्लस 3 टाइम्स ab प्लस ba माइनस 4ba वेयर a एंड b बोथ आर मैट्रिसेस ऑफ 2x2, और सबके सब i के इक्वल नहीं है और a इनवर्स जो है b के इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब अब आप देखो एक चीज बेटा, आप जानते हो कि ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर? स्पेशली तब जब ए इनवर्स बी के इक्वल ना हो। ठीक है ना? अगर ए इनवर्स बी के इक्वल हो जाए, ठीक है बेटा, तो उस केस में ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, बिकॉज दैट टाइम ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होता है। ठीक है ना? मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स आता है, उस समय ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होता है। बट इन लोगों ने क्या रखा है कि ए इनवर्स बी के इक्वल नहीं है, मतलब कंडीशन कौन सा है कि ए इंटू बी, बी और ए के इक्वल नहीं है। नॉर्मल सीन। क्लियर? अब आपके पास किस चीज की वैल्यू निकालने को बोली है, 4ab। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, 3ab प्लस 3ba और माइनस का 4ba। क्लियर बेटा? अब देखिए 4ab किसके साथ ऐड होगा, 3ab के साथ, तो ये हो जाएगा 7ab। ओके, और 3ba माइनस 4ba, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ba, क्योंकि 3ba में से 4ba जाएगा तो माइनस का ba। क्लियर कि नॉट क्लियर? इन चारों में से आंसर किसका है, बीना का आया है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, बीना। क्लियर? क्या कंसेप्ट लगा इसमें कि ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं होती है। ओके बेटा, ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं होती है। क्लियर है? ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल कब होती है, मैं आपको बता दूं, ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल तब होती है दैट टाइम आप लिखते हैं ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई आ जाए, यानी कि 1 आ जाए एक तरीके से, तो इस समय में ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। क्लियर है? जैसे आप जानते हैं कि इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू आई, यू में आप कह सकते हैं कि इस समय ए इनवर्स इक्वल्स टू बी और बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए। क्लियर? तो इस समय तो इन्होंने इनवर्स को भी मना कर रखा है कि भाई कोई किसी का इनवर्स नहीं है, ए इनवर्स बी नहीं है। ठीक है ना? तो सिचुएशन यहाँ पे क्या है, सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, और जब कोई किसी के इक्वल नहीं है तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 7ab माइनस बी ए। डन। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन है
ए इज इक्वल टू डायगोनल 352 इज ए स्केलर मैट्रिक्स। देखो भाई साहब, आपने दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 2 होगा। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होंगे बेटा? 0 0 0। ठीक है। कह रहा इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अरे भैया, स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम होते हैं डायगोनल के। स्केलर मैट्रिक्स इस तरीके का होता है, मतलब यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, और यहाँ पे भी के, मतलब 5 5 होगा तो 5 5 5। इस तरीके का मैट्रिक्स स्केलर होता है। तो पहली चीज तो गलत हो गई, स्केलर है ही नहीं, पहली चीज फॉल्स हो गई। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, इट इज नोन एज कॉलम। यस, ये बिल्कुल सही है। तो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। कौन सा होगा? आंसर नंबर डी, assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाउट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए फंक्शन का नाम है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। सो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 23, साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। ओके, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए सबसे पहले। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस का ए। देखिए क्या कह रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है आर में, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो इफ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, सो ऑल यू नो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी या बराबर होती है। ओके, सो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? तो कॉस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। क्लियर? मतलब ए की वैल्यू, इसको पलट करके देखेंगे तो ए क्या दिख रहा है? लेस देन दिख रहा है कॉस ऑफ एक्स। अब देखो भैया, जो कॉस एक्स होता है आप लिखेंगे सिंस कॉस एक्स जो होता है दैट इज बिलोंग्स टू -1 to 1। तो कॉस एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में हुआ करती है। अब ये कह रहा है कि जो ए है वो छोटा होना चाहिए। तो भैया -1, सॉरी -1 यहाँ आएगा और +1 यहाँ आएगा। तो -1 से भी छोटा और +1 से भी छोटा। तो इन सब से छोटा मतलब जो सबसे छोटा उससे छोटा, तो मतलब ये वैल्यू एक ही यहाँ जाएगी। क्लियर? और x का डोमेन क्या दे रखा है? -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी। तो जो देखिए इसमें ये कह रहा है कि a की वैल्यू cos x से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना? cos x से छोटी मतलब cos की सारी वैल्यूज में से भी छोटी। अब cos की सारी वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? -1। मतलब a की वैल्यू -1 से भी छोटी चाहिए, राइट? तो -1 से छोटी वैल्यू क्या होगी? यानी a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -1 क्लोज। क्लियर? बच्चों अगर यही क्वेश्चन में इंक्रीजिंग कर देता, तो देखिए कर देते, यदि यदि यही क्वेश्चन कह देता इंक्रीजिंग, सॉरी अभी तो इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग कह देता तो cos x माइनस ए लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, है ना? यदि क्वेश्चन कह देता फॉर डिक्रीजिंग, अगर फॉर डिक्रीजिंग कह देता, सो ऑल यू नो एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है cos x माइनस ए, सो cos ऑफ x माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू 0। यानी cos ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू जो है वो cos x से बड़ी हो जाती। क्लियर? अब आपके पास जो डोमेन दिया गया है x का, वो दिया गया है -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, जिसमें जो cos x है वो -1 से लेके 1 तक जा रहा है। ये cos x का डोमेन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कह रहा है कि जो a है वो इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो भैया आपका a जो है इससे भी बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा? इधर ही तो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। सो a बिलोंग्स टू क्या हो जाता? क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के इन्फिनिटी। क्लोज क्यों होता है? क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इक्वल लगा है मतलब कॉस की वैल्यू जो है कम से कम 1 ए के टर्म्स में बोली जाए तो 1 से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। क्लियर? सो फिलहाल यहाँ पे आंसर कितना होगा? -इन्फिनिटी से लेकर -1 क्लोज। तो ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से लेकर -1 क्लोज। क्लियर? ओके, नोट कर लें।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट ए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जनरली ये। अब क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स। हमको डी वाई बाई डी एक्स लेकर के आना है। फंक्शन क्या दिया है, x इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखेंगे गिवन x इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया x इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई, ई की पावर एक्स वाई वाई। ठीक है, तो आप जानते हैं ये ई की पावर में है तो बेटर होगा कि आप लॉग ले लीजिए। और देखिए क्वेश्चन में भी यहाँ लॉग आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो और क्वेश्चन में x माइनस वाई भी है। तो यदि मैं लॉग ले लेता हूँ तो लॉग x इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई। क्लियर। सो लॉग x इक्वल टू एक्स बाई वाई बाहर हो जाएगा और लॉग के अंदर क्या बैठेगा, ई बैठेगा। ऑल यू नो कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्योंकि बेस में भी ई ही चलता है तो लॉग इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो कहने का मतलब है यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन वाई। ठीक है, लॉग एक्स इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को किस दिशा में ले जाना है कि हम इस प्रूफ में यहाँ तक आ सकें। ठीक है ना, इस चीज को हम प्रूफ में यहाँ तक ला सकें। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, हमें ऐसा कुछ लेकर के आना है। चलिए देखिए, तो यदि मैं y के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स कर दिया जाए। ठीक है, अगर मैं y लॉग एक्स इक्वल टू एक्स कर दूं और मैं अब कर दूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर मैं कर दूं अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो यदि मैं करूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें लेकर के क्या आना है, डी वाई बाई डी एक्स लेकर के आना। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। बताइए क्लियर है। ओके, इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड ये क्या करा हमने यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बेटा। अब ये देखिए ये बन गया y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करिए और लॉग एक्स को यहाँ लेके आइए। पहले तो हमको बनाना पड़ेगा लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई एक्स, जो कि बन जाएगा लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बेटा बन जाएगा एक्स माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स नीचे चला गया। सो एक्स माइनस वाई बाई एक्स लॉग एक्स, क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड, डन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट बी। इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस थ्री एक्स की वैल्यू -3 से लेके -2 के बीच में है एंड एक्स प्लस 1 वेन एवर एक्स इज बिटवीन -2 से लेकर के 0 के बीच में, तो आपको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू -2। ठीक है ना, तो डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि अ फंक्शन, मैं लिखूंगा अ फंक्शन y is equals to fx is said to be differentiable, said to be differentiable at x equals to a। कब कहलाएगा डिफरेंशिएबल, व्हेन राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहलाता है बेटा, एफ डैश ए प्लस एच, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश ए माइनस एच, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बाई एच, ये होता है, क्या होता है ये? राइट हैंड डेरिवेटिव। एंड दिस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा डेरिवेटिव? ये आपका हुआ करता है राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेम नहीं है बेटा, थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। ठीक है बच्चों, अपॉन माइनस एच, ठीक है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो बच्चों ये होता है। अब आइए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम इस क्वेश्चन में निकालते हैं। तो यहाँ पर हेयर जिस पॉइंट पर हमको टेस्ट करना है, यहाँ पे ए जो पॉइंट है वो कितना है बेटा? -2 है। ए इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, यस। सो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू -2 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश 2 प्लस एच, 2 के आगे, राइट। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। क्लियर बेटा? एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। तो यहाँ देखिए 2 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है? 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये देखिए, सॉरी -2, मेरे को -2 रखना था, गलती हो गई, क्योंकि -2 पे चेक करना है। -2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -2। क्लियर? क्योंकि हमारा टेस्टिंग पॉइंट x इक्वल टू -2 है, तो -2। तो देखिए -2 से बड़ा कौन सा फंक्शन दे रहा है? ये दे रहा है सेकंड वाला। मतलब -2 प्लस एच के लिए ये वाली चीज चलेगी, x+1। तो चलिए पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x+1, x की जगह -2 प्लस एच, -2 प्लस एच प्लस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि फंक्शन x+1 है तो x की जगह -2 प्लस एच और प्लस का 1। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है? f ऑफ -2। तो फंक्शन की वैल्यू -2 कौन देगा? ये वाला देगा, क्योंकि इस पे इक्वालिटी लगी हुई है। ठीक है ना, ये देखिए इस पे इक्वालिटी लगी है, तो -2 पर वैल्यू देगा। निकाल लेता हूँ, यहीं पर -2 पर वैल्यू कितनी आएगी? 2x-3 है, तो 2 इंटू -2 -3, तो -4 -3 -7। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू -7 अपॉन में h। क्लियर बच्चों? तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे -2 और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 1 प्लस h और माइनस का 7 होल डिवाइड बाई h। ठीक है, सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, -8 प्लस h बाई h। देखिए बच्चों, एक हमसे मिस्टेक हुई है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 जो है वो -7 आई है, तो एक माइनस ये और एक माइनस और रहेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? -7। तो ये कितना हो जाएगा? +7। ठीक है बच्चों, ये +7 हो गया। तो ये 7 - 1 कितना आ जाएगा अपने पास में? 6। ठीक है बच्चों, तो ये 6 प्लस h अपॉन h। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव तो हमको निकालना है। अब 6 प्लस एच अपॉन एच आ चुकी है, अब h की वैल्यू 0 पुट करिए आप। तो यदि आप h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस एच की वैल्यू 0 अपॉन 0, दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 0। ये कितना हो गया? इनफाइनाइट। और अगर आपके पास लिमिट जो है फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब आपका एफ डैश 2 प्लस एच नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जब आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, so our given function is not differentiable at x equal to 2. So fx is not
डिफरेंशिएबल एट, सॉरी ये -2 था, x इक्वल्स टू -2। क्लियर बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है ये फाइनाइट नहीं आ रही है, एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, दिस इज इनफाइनाइट, और यू कैन से दिस इज नॉट फाइनाइट वैल्यू। क्लियर हो गया? तो भाई डेरिवेटिव के लिए रूल होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है फाइनाइट आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे विच डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? सो राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब आपको यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो, सॉरी लिमिट बोल के डेरिवेटिव निकालना हो, तो डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश 2 माइनस एच। क्या बताया था फॉर्मूला इसका? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ए की जगह -2 माइनस एच, यहाँ माइनस है बच्चों, -2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन में माइनस एच। क्लियर बेटा? तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब x की जगह -2 माइनस एच पुट करना, मगर किससे पुट करना, किस -2 से कम में। तो -2 से कम वाला फंक्शन देखिए कौन सा वाला है, ये -2 से ज्यादा का था और ये -2 से कम का है ऊपर वाला, क्योंकि x की वैल्यू -2 से कम है। सो 2x - 3 है, सो 2 टाइम x की जगह -2 माइनस एच होल ब्रैकेट और माइनस का 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो 2x - 3 और f ऑफ -2 कितना है, -7 है, तो यहाँ पे माइनस लगा करके -7 होल डिवाइड बाई एच। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई है बेटा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, -4, माइनस का 2h और माइनस का 3 और प्लस का 7 होल डिवाइड बाई h। क्लियर? सो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 4 - 3 -7 + 7 कैंसिल हो जाएगा और केवल -2h अपॉन h। h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ -2, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं, आंसर कितना जाएगा, -2। मतलब यहाँ पे जो आपके पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है एफ डैश 2 माइनस एच, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कितना आ रहा है, -2। ये तो फाइनाइट है, बट अपना जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकल चुका है वो कितना निकल चुका है, नॉट एग्जिस्ट। बट होना था दोनों बराबर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा -2, एक्चुअली इससे ही गलत आ रही है क्योंकि हमने एक गलती कर दी, यहाँ तक तो -h लिखा, यहाँ तक आके भूल गए, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा ये, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, +2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, सॉरी आपका 2 आ रहा है। क्लियर है एकदम? तो इस तरीके से याद रखिएगा फॉर्मूले, मेन दो फॉर्मूले डेरिवेटिव के लिए याद कर लीजिए, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक राइट हैंड डेरिवेटिव। घर की दीवारों पर लिख लें इन्हें, जिससे आपको ये दिखाई दे, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और एक राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्लियर? इधर वाला ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और इधर वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ये दोनों इक्वल होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट नहीं, फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डन?